मेरी पत्नी हर रोज मेरी भाभी के पास सोती थी। मेरे भैया काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे, इसलिए भाभी अकेली ही सोती थी। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कभी भी पत्नी का सुख नहीं दिया, बस हमेशा मेरी भाभी के साथ रहती। आखिर उन दोनों के बीच चलता क्या है, इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने उन्हें छुपकर देखा। उसके बाद तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी तो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं अपने बड़े भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शायद इसी वजह थी कि मैं उनसे दूर नहीं रह सकता था, लेकिन उनको मुझसे दूर जाना ही था। इसका यह कारण था कि हम लोग ज़्यादा अमीर घराने से नहीं थे, इसीलिए भैया को ही कमाई करने के लिए बाहर जाना था। दरअसल ज़्यादा ज़मीन जायदाद न होने की वजह से हम दोनों की पढ़ाई में पिताजी ने कुछ कर्जा उठाकर ले लिया था, जिसको पूरा करने का टाइम आ गया था। इसीलिए पिताजी ने कहा कि अब तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम दोनों कुछ काम धंधा करके पैसे कमाओ, ताकि हम लोगों के कर्ज भी पूरा कर सकें और हमारे घर के भी हालात सुधर सकें। इसीलिए मैंने तो इसी शहर में कोई काम की तलाश कर ली, लेकिन भैया इस शहर में कोई काम ना मिला, इसलिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा, जो हमारे शहर से काफ़ी दूर था और उन्हें पहुंचने में ही पूरा 1 या 2 दिन लग जाते थे। इसीलिए उन्होंने वहीं पर रह रहकर काम करने की सोची। माँ और पिताजी भी इस चीज़ से खुश हो गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, छुट्टियों में घर पर आ जाया करना और वहीं पर काम करो, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी और ज़्यादा काम भी मुश्किल नहीं था। मैंने अपने पिताजी से कह दिया कि मैं भी भैया के साथ जाऊंगा, लेकिन फिर भैया ने साथ में ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि घर पर माँ पिताजी को भी तो संभालना था। दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। उन्हें एक बार पहले दिल का दौरा आ चुका था, इसीलिए डॉक्टरों ने कहा हुआ था कि इनका हर समय ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए भैया ने बोला कि एक सदस्य का तो घर पर रहना लाजमी है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। तुम घर पर रहकर माँ पिताजी का ख्याल रखो, और वैसे भी मैं यहाँ पर भी काम के लिए अप्लाई करता रहूँगा। जब यहाँ पर अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। खैर, मैंने भैया की बात मान ली और भैया चले गए। अब मैं अच्छे से शहर में काम करता और रहता। तभी काम के दौरान मैं जिस कंपनी में काम करता था, उसी में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा का स्वभाव और वह दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसीलिए मेरा उस पर दिल आ गया और मैं उसे प्यार करने लगा। यह बात मैंने स्नेहा को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं स्नेहा ने मुझे मना कर दिया तो, क्योंकि वो बहुत अमीर घराने से लग रही थी और मैं एक गरीब परिवार से था। लेकिन खुशी तो मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि स्नेहा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैंने एक दिन जब स्नेहा को प्रपोज़ किया तो उसने भी सामने से मुझे प्रपोज़ कर डाला। अब इस तरह हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। हम दोनों आपस में मिलने लगे और घूमने लगे। अब बात शादी की आ गई। तभी स्नेहा ने कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी का जिक्र करने लग गए हैं, इसलिए तुम शादी कब कर रहे हो? मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे घर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्नेहा को गंवा भी नहीं सकता था। फिर घर आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं माँ पिताजी से इस बारे में कैसे बात करूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पिताजी मेरा यह सब सुनकर मुझे डांटे ना। दरअसल मेरे पिताजी खुले विचारों के थे, लेकिन मेरे मन में उनको लेकर एक संकोच था कि वह कहीं मेरे इस रिश्ते के लिए मना ना कर दें। फिर मैं पिताजी को भी मना नहीं कर सकता और स्नेहा के बिना भी नहीं रह सकता हूँ। खैर, जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके पिताजी से बात कर ली। तभी माँ और पिताजी ने कहा कि यह सब तो ठीक है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, और हम भी देख लेंगे कि लड़की का खानदान कैसा है और लड़की का स्वभाव कैसा है, क्योंकि कल को कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हमने पूरी जांच पड़ताल करनी ही पड़ेगी। लेकिन बात यह बड़ी यह है कि तुम्हारे बड़े भैया की शादी तुमसे पहले करवानी है। अगर उससे पहले तुम्हारी शादी कर दी गई तो समाज हमें जीने नहीं देगा। वह तो हमें बात बात पर ताना मारेगा और कल को तुम्हारे बड़े भैया का भी रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समाज को तो यही लगेगा कि उसमें ज़रूर कोई कमी है, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई की शादी पहले हो गई।
तभी मैंने माँ पिताजी से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भैया के लिए लड़की देख लो और हम दोनों भाइयों की एक ही साथ शादी कर देना। तभी माँ और पिताजी ने भी कहा, हाँ यह भी ठीक है। फिर पिताजी ने भैया को फ़ोन लगाया और उन्हें घर पर बुला लिया। घर आने के बाद जब भैया को अपनी शादी के बारे में पता चला तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी तक तो ज़्यादा पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए हैं, कर्जदारों का कर्ज ही पूरा होगा और जो शादी में खर्च आएगा उसका हम क्या करेंगे। अगर 1-2 साल रुक जाते हैं तो ठीक रहता। तभी मैंने भैया को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया तो उन्होंने हाँ बोल दी और कहा कि ठीक है, अगर राजेश की खुशी है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर अब मेरे बड़े भैया के लिए भी लड़की देखनी शुरू कर दी और स्नेहा के घर जाकर भी मेरे माँ पिताजी ने पूरा खानदान परख लिया और हम दोनों का रिश्ता कर दिया। स्नेहा के परिवार वाले भी खुले विचार वाले और स्नेहा से ज़्यादा प्यार करने वाले थे, इसलिए उन्होंने हमारे रिश्ते में कोई भी ऐतराज़ नहीं जताया। मेरे बड़े भैया के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक रोज़ मैं ऑफिस में बैठा था, तभी स्नेहा मेरे पास आई और बोली कि क्या हुआ, तुम्हारे बड़े भैया का रिश्ता हुआ। तभी मैंने ना में गर्दन हिला दी। तब वह बोली कि मेरी एक सहेली है और उसके माता पिता मेरे माँ पापा के अच्छे दोस्त भी। अगर मेरे माँ पापा उनसे बात करेंगे तो ज़रूर वो लोग मान जाएंगे, इसलिए क्यों ना तुम मेरी सहेली का हाथ अपने भैया के हाथ में देने की सोच लो और अपने घर पर इस बारे में बात कर लो। तभी मैंने यह बात जब घर आकर माँ पापा को बताई तो उन्हें भी ठीक लगी। फिर मेरे पापा ने स्नेहा के पिताजी को फ़ोन किया और सारी बात कही। फिर स्नेहा के पिताजी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसकी बेटी का हाथ मांगा। मेरे बड़े भाई के लिए उनके दोस्त ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दी, क्योंकि स्नेहा के पापा को ही वह सबसे बड़ा और समझदार मानते थे, इसलिए वह रिश्ता करवा रहे थे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। खैर ऐसे ही मेरे बड़े भैया का भी उनके साथ रिश्ता पक्का हो गया। मेरी भाभी का नाम भावना था। अब तो स्नेहा और भावना भी आपस में सहेली थीं और वह दोनों ही हमारे घर में आने वाली थीं। हम लोगों के लिए भी यह खुशी की बात थी और उन दोनों के लिए भी, क्योंकि मुझे स्नेहा से पता चला कि भावना उसकी पक्की सहेली है और वह बचपन से ही साथ में है। बस पढ़ाई होने के बाद वह अलग अलग हो गए, क्योंकि स्नेहा इस कंपनी में काम करने लग गई और वह आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चली गई, जिसकी वजह से वह दूर हो गई। लेकिन उनका मिलना जुलना कम नहीं हुआ, आपस में बातें करना, मिलना घूमना, ये सब तो उनका चलता ही रहा। अब एक ही घर में हम दोनों की शादी हो रही है तो इससे बड़ा तो खुशी का माहौल हो ही नहीं सकता था। ऐसे ही हम दोनों भाइयों की शादी पक्की कर दी गई। अब तो शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। मेहमानों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी और चारों तरफ खुशियों का माहौल फैल गया। सब लोग अपने ही ख्यालों में मगन थे। कोई शादी में एंजॉय कर रहा था तो कोई ढोल पर नाच रहा था, तो कोई मुझे और मेरे बड़े भैया को हम दोनों की पत्नियों के नाम से छेड़ रहे थे। फिर ऐसे ही शादी का दिन आ गया और हम दोनों भाइयों की बड़ी धूमधाम से बारात निकली। दरअसल हम दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में करवाई गई, क्योंकि स्नेहा के पिताजी और भावना के पिताजी ने सोचा कि ये दोनों सहेली हैं और हमारे संबंधी भी एक ही हैं और हम दोनों दोस्त हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक साथ ही शादी करने की सोची और एक ही मंडप में हम दोनों भाइयों की शादी करवाई। अब मैं स्नेहा को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैंने स्नेहा से प्यार किया था और मेरा प्यार मुझे अपनी पत्नी के रूप में मिल गया। अब मेरे मन पर किसी भी तरह से कोई भी बोझ नहीं था। अच्छा खासा काम चल रहा था और स्नेहा भी खुश थी, क्योंकि उसकी बचपन की सहेली उसके साथ ही ब्याह करके इस घर में आई थी। खैर घर आने के बाद उन दोनों का अच्छे से गृह प्रवेश करवाया गया और हम दोनों के नए जीवन की शुरुआत के लिए हम लोगों को सारी रस्मों रिवाजों के साथ अपने अपने कमरे में भेज दिया गया। खैर जैसे ही कमरे में आकर मैंने स्नेहा को छूने की कोशिश की और उसके नज़दीक जाने की कोशिश की तो उसने मुझे झट से खुद से दूर कर दिया और कहा कि मुझे थकावट है, शादी की भाग दौड़ में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ,
इसलिए मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे स्नेहा की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगीं, क्योंकि स्नेहा तो हमेशा से ही मुझसे इतनी प्यार भरी बातें करती थी और हमेशा हमारी शादी का इंतज़ार करती थी। लेकिन आज उसे अचानक ऐसा क्या हो गया है? फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वह सच में थकी हुई है। मुझे ऐसे उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यही सोचकर हम दोनों आपस में बातें करते हुए सो गए। ऐसे ही अब दिन निकलते गए। हमारी शादी को पूरे 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन स्नेहा ने मुझे आज तक करीब नहीं आने दिया। बस किसी न किसी बहाने से मुझे दूर करती रही। एक रोज़ हम सब बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी भैया ने कहा कि आज मुझे वापस जाना है। दरअसल कितने दिनों से मैंने छुट्टी ले रखी है, इसलिए अब ज़्यादा छुट्टी और नहीं ले सकता, इसलिए मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। तभी पिताजी ने कहा कि बहू को भी साथ में लेकर जाओ, तुम्हारे लिए सहारा हो जाएगा। तभी भैया कहने लगे कि नहीं, बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं तो यहीं पर रहने लग जाऊंगा। इसीलिए भावना यहीं पर रह लेगी, क्योंकि अगर मैं भावना को साथ में लेकर गया तो हमें पूरा एक घर किराए पर लेना पड़ेगा, और अब मैं अकेला हूँ तो मेरे कुछ दोस्तों के साथ रह जाता हूँ, जिसकी वजह से पैसे भी कम खर्च होते हैं। पिताजी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब भाभी यहीं रहने लगी और भैया अपने काम के लिए निकल गए। लेकिन मुझे इन सब के बीच अपनी ही टेंशन खाए जा रही थी, और वह यह थी कि स्नेहा मुझे अपने नज़दीक क्यों नहीं आने देती है। स्नेहा तो शादी से पहले मुझसे इतना प्यार करती थी, हमारी शादी को लेकर इतनी जिद किया करती थी और हमेशा इतना करती थी कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। लेकिन जब शादी हो गई तो वह मुझे पत्नी का सुख देने को ही तैयार नहीं है। अब तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, मैंने देखा कि स्नेहा शाम होते ही खाना वगैरह खाकर अपना तकिया बिस्तर उठाकर मेरी भाभी के कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जब मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ तो वह कहती है कि मुझे इस कमरे में नींद नहीं आती, इसीलिए मैं अपनी सहेली के पास सोऊंगी, और वह भी तो अकेली रहती है क्योंकि तुम्हारे भैया यहाँ पर नहीं रहते, इसीलिए मुझे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। खैर, मैंने सोचा कि शायद भावना भाभी अकेला महसूस कर रही होगी, जिसकी वजह से स्नेहा उसके पास होती है। लेकिन स्नेहा का इस तरह बदला बदला स्वभाव देखकर मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह बात ना घर पर माँ पिताजी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि यह सब बताने के लिए कितनी शर्म आती है यह मेरा ही दिल जानता है। और वैसे भी स्नेहा मेरी खुद की पसंद थी, इसीलिए माँ पिताजी भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। खैर, मैंने स्नेहा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि जब मैं खुद तैयार हो जाऊंगी इन सब के लिए तो मैं खुद तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। खैर, मैं अपनी दुखी मन से अब काम में लग गया। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। तभी एक दिन रात का समय था। स्नेहा भावना भाभी के कमरे में सोने के लिए चली गई थी। मैं भी सो चुका था, लेकिन मुझे अचानक प्यास लगी तो मैं किचन से पानी लाने के लिए गया। तभी मैंने देखा कि भावना भाभी के कमरे से तो कुछ चिल्लाने की आवाज़ जैसी आ रही है, मानो वह दोनों आपस में कुछ कर रही हों। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं छुपकर इन दोनों के बीच में देखता हूँ कि आखिर चलता क्या है, क्योंकि जिस तरह स्नेहा व्यवहार कर रही थी उसे तो जरा भी नहीं लग रहा था कि वह रेडी नहीं है। वह तो जानबूझकर ऐसा कुछ कर रही थी। कहीं कोई और माजरा तो नहीं जिसके जाल में मैं और मेरे बड़े भैया फंसे जा रहे हों। खैर, यही सब सोचकर मैंने सोचा कि कल मैं इनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगा। दूसरे दिन स्नेहा और भावना के कमरे में जाने से पहले ही मैं उनके कमरे में छुपकर बैठ गया और वहीं कोने से सब कुछ देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद स्नेहा और भावना कमरे में आए और अंदर से कुंडी लगाकर वह आपस में एक दूसरे के लिपट गईं, और जैसे एक पति पत्नी के बीच होता है वैसे ही वह करने लग गईं। मुझे तो देखकर पसीने छूट गए कि आखिर यह दोनों औरत होकर ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि पता नहीं इन दोनों के बीच
ऐसा क्या चल रहा है। फिर तो उन्होंने अपने कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए। अब तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं झट से बाहर निकल गया। मुझे अचानक वहाँ देखकर वह दोनों घबरा गईं। तब स्नेहा ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मैंने स्नेहा के एक तमाचा दे मारा और कहा कि तुम दोनों के बीच यह सब क्या चल रहा है। तभी हम लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी वहीं पर आ गए। तभी भावना भाभी कहने लगी कि हमें माफ़ कर दो, दरअसल हम दोनों समलैंगिक हैं और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करती हैं। अब हम दोनों की शादी तो होने से रही क्योंकि परिवार वाले नहीं मानते, इसीलिए हम दोनों ने खेल खेला और स्नेहा ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ताकि वह तुम्हारे साथ शादी कर ले और अपने तुम्हारे बड़े भाई के लिए मुझे चुनवा दे। इसलिए उसने तुम्हें बताया और तुम्हारे भाई से मेरी शादी करवा दी ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। इस कदर हम दो लोगों की शादी हो गई। उसके बाद से हम दोनों पूरी तरह से आज़ाद हो गई और आपस में अपने एक दूसरे की प्यास मिटाने लगी। यह सब सुनकर मुझे तो घिन आ रही थी। तभी मैं बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे में आ गया और अपने मन में सोचने लगा कि यह सब बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। अगर ये दोनों समलैंगिक हैं तो इन सब चीज़ों को फेस करना चाहिए, अपने परिवार से बात करनी चाहिए थी, यूं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था कि एक बार ये लोग मुझे बता देते तो शायद मैं इनकी समस्या दूर कर देता, लेकिन इन दोनों ने तो हमें ही धोखे में रखा। इन लोगों का प्यार गलत नहीं था, लेकिन जो इन लोगों ने अपने प्यार को पाने के लिए तरीका गलत अपनाया था वह सरासर गलत था और इस वजह से मैं स्नेहा को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। खैर, जब यह मेरे बड़े भैया को बात पता चली तो उन्होंने मेरी भाभी को तलाक दे दिया और मैंने भी तलाक दे दिया। लेकिन अपने गुस्से के पीछे मुझे स्नेहा पर दया आ गई। मैंने सोचा कि इसमें इन लोगों का इस चीज़ में कोई कसूर नहीं है। भगवान ने अगर इन लोगों को इस कदर बनाया है तो हम इंसानों को इन्हें सज़ा देने का कोई हक नहीं है। माना कि इन लोगों ने झूठ बोलकर गलती की थी, लेकिन इसकी माफ़ी भी दी जा सकती है। कि यही सब सोचकर मैंने निरंतर प्रयास के दौरान भावना और स्नेहा के माता पिता को मनाया और उन दोनों को साथ में एक साथ रहने की परमिशन दिलवा दी। अब मेरे मन को चैन आ चुका था क्योंकि मैं इन लोगों को मिलवा दिया था, लेकिन इन दोनों ने जो धोखा किया था वह मैं आज तक नहीं भूल पाया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस तरह की अच्छी कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी, तक जय हिंद जय भारत।